नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश के बड़े साधु संत भी इसमें शिरकत करेंगे। तो चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ, मनोज तिवारी जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, महाकुंभ नाम दिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यहां पहुंचे हैं। बड़े साधु संत जो हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। तो आज की बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हुआ है। अखिलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस महाकुंभ के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। क्या है इसका मुख्य मकसद? इस पूरे कार्यक्रम के बारे में कितने दिनों तक चलेगा? कौन कौन से जो लोग हैं इसमें शामिल हो रहे हैं? परम पूज्य हुआ था जो कल स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के द्वारा यह कार्यक्रम। अखिलेश, आपसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आवाज़ जो है वो साफ नहीं आ पा रही है। मोहन भागवत इस महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है वहां पे पहुंचे हैं। तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य कर रहे हैं इस कार्यक्रम के आयोजन की। अगर हम बात करें तो हिंदू एकता पर चिंतन करना है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं उस वक्त की जब कलश यात्रा निकाली गई थी, और जानकारों का मानना है कि बेहद ही महत्वपूर्ण इस महाकुंभ को माना जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2017 की जब हम बात करें उस दौरान भी जो है इस महाकुंभ का जिक्र हुआ था, और अब जो है बेहद ही महत्वपूर्ण इस महाकुंभ को माना जा रहा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़े साधु संत इसमें शिरकत करेंगे, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अखिलेश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो इस महाकुंभ के बारे में बताइएगा। कौन कौन से बड़े जो लोग हैं, वीवीआईपीज हैं, मेहमान हैं, वो शामिल हो रहे हैं इसमें? जिन्हें आपको बता दें कि चित्रकूट में 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जो पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने इसका कल दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया था। और कल निर्मोही अखाड़ा से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक 1100 मात्र शक्ति सहित हजारों की तादाद में साधु संतों के नेतृत्व में यह कलश यात्रा निकाली थी। आज कल रात में ही यहाँ पर दिल्ली के सांसद भोजपुरी गायक मनोज तिवारी भी इधर में चित्रकूट पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी थी। अपने भजन के गायक में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के बारे में उन्होंने भजन गाया था और विपक्षियों पे हमला भी बोला था। इसके बाद आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो आज सुबह संपर्क क्रांति केंद्र से पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर वह हिंदुत्व, धर्मांतर और नदियों के संरक्षण और जो गौ हत्या है, इन सभी 13 बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा होने वाली है, जिसमें जो देश के कोने कोने से बड़े साधु संत और जो सभी पीठ के पीठाधीश्वर है वो शामिल हो गए। इन सभी बिंदुओं पर विचार रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय है, और यह कार्यक्रम कल भी चलेगा, और इसमें हजारों की तादाद में लगभग 5 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी। ठीक, तो लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे, संभावना जताई जा रही है। 1100 महिलाएं कल कलश यात्रा लेकर निकली थी, और धरती से लेकर अंबर तक कोशिश ये है कि हिंदू एकता के लिए हर तरह से जो है कोशिशें की जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 3 दिनों तक यानी 17 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट लाएगी और लेखानुदान भी पेश करेगी। सरकार की अपनी तैयारी है, विपक्ष भी अपने तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है, कमर कस ली है। विपक्ष के पास लखीमपुर खीरी कांड, कानून व्यवस्था, महंगाई, किसानों की समस्याओं समेत जनहित के कई मसले हैं जिस पर हंगामे के आसार बने हुए हैं। इससे पहले कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसके बाद स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्र में विधानसभा का ये अंतिम सत्र हो सकता है। सरकार अपने तरीके से तैयार है, विपक्ष अपने तरीके से सरकार को घेरने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों के पास माना जा रहा है यह आखिरी मौका है चुनाव, क्योंकि थोड़े दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, चुनाव में जाना है।
और इस सत्र में क्या क्या हो सकता है 3 दिनों में, वो आपको बताते हैं। 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र, सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे को मिल सकता है पैसा, जेवर एयरपोर्ट को मिल सकता है पैसा। एजेंडे में डिफेंस कॉरिडोर भी है। साथ ही जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष के पास सबसे महत्वपूर्ण लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद तो और भी विपक्ष इस पर आक्रामक हो गया है। कानून व्यवस्था, महंगी बिजली, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, ऐसे कई विषय हैं जिस पर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और माना जा रहा है कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये सत्र है। लिहाजा सरकार की अपनी तैयारियां हैं तो विपक्ष अपने तरीके से तैयार है। और क्योंकि ये इस सरकार का, इस विधानसभा का आखिरी सत्र माना जा रहा है, हम जब 17वीं विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं तो ये आखिरी सत्र तो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, दोनों के पास आखिरी मौका, फिर क्योंकि कुछ समय बाद चुनाव में जाना है। आचार संहिता या तो इस महीने के आखिर में या फिर जनवरी की शुरुआत में लग जाएगी। लिहाजा दोनों ही अपने तरीके से तैयार हैं। सरकार अहंकारी है, सरकार कातिल है और कांग्रेस पार्टी अपने धर्म का निर्वहन करते हुए इसकी मांग करती है। कांग्रेस के विधायक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखते हैं विधानसभा का गेट नंबर 1 है जहां से इन विधायकों की एंट्री होती है। इसके पास में ही गांधी प्रतिमा है जहां से इन कांग्रेसियों का पैदल मार्च शुरू हुआ है और ये लोग पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक जा रहे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और जैसा कि विधायकों ने भी कहा कि इस मुद्दे को जोरशोर तरीके से सदन के बाहर से लेकर सदन के भीतर तक पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सरकार को गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो आपने देखा विपक्ष के नेता जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जो हम जिक्र भी कर रहे थे कि बेहद ही हंगामेदार रहेगा ये सत्र और किसी तरह से विपक्ष इस सत्र को हंगामेदार ही रखेगा। कोशिश यही है कि तमाम विषयों पर, जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी, आपने सुना उन्हें, लखीमपुर प्रकरण है उसको लेकर जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मंत्री के। तो सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, ये हम आपको बता रहे हैं। लेखानुदान भी पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। लखीमपुर हिंसा प्रकरण का हमने जिक्र किया, वो तो महत्वपूर्ण रहेगा ही और खास तौर से क्योंकि अब एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसके बाद से और महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। उसके बाद महंगाई एक बहुत बड़ा विषय है। किसानों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल उठा रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा विषय है, लगातार जो है विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। और शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, जैसे कि हम शुरुआत सुबह से ही जिक्र कर रहे हैं कि विपक्ष अपनी तैयारी में है, सत्ता पक्ष अपनी तैयारी में, और उसका हम ये कहें कि एक ट्रेलर नजर आने लगा सड़कों पर। बिल्कुल, देखिए सदन जैसे ही शुरू होने वाला है उससे पहले ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां, देखिए मेरे पीछे कांग्रेसी जो विधायक हैं वो सदन में पहुंच रहे हैं। और अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं सदन के भीतर की तस्वीर, तो समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर हर तरफ जो है वो सरकार को घेरने की जो मांग है वो सीधे तौर पर है। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ नेता हैं। अहमद हसन साहब हैं, अहमद हसन साहब हैं। अहमद जी, आज सदन शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी, क्या है एजेंडा? एजेंडा ये 4.5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया है, जनता को धोखा दिया है, किसान बर्बाद हो गया है और जितने किसान विरोधी सरकार है, इंसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिलाएं, कानून व्यवस्था पूरा ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से समय बहुत कम है, 3 दिन का समय है, लगता है कि मुद्दों को उठाने के लिए समय पर्याप्त है शीतकालीन सत्र का? बिल्कुल नहीं पर्याप्त है। ये सरकार तो 90 दिन की जगह पर कितने दिन चलाया, आपको खुद पता है कि इस पर कब दिन किसी सरकार ने नहीं चलाया। इसलिए यह है कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर न सदन में पेश करना चाहती, प्रजातंत्र में इसका विश्वास नहीं है और बाहर इसीलिए हो रहा है। इस सरकार 2022 का जनता को धोखा दिया है, इसलिए 2022 का इंतजार कर रही है। इस सरकार को हटाकर समाजवादी सरकार लाएगी। चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, शीतकालीन सत्र का समय आपको लगता है कि मुकम्मल है, मुद्दे उठाए जा सकेंगे? ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लगातार इन्होंने सदन के अवमानना की है,
घोषणाएं कुछ करते हैं, अमल होता नहीं है। ठीक शबाब। सड़क से और सदन तक समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं। तो विपक्ष के मुताबिक मुद्दों की भरमार है। समाजवादी पार्टी के तमाम आपने विधायकों नेताओं को देखा एक तरफ, और एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। अखिलेश विजय यात्रा के जरिए जहां एसपी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, तो वहीं आम लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव की यात्रा जौनपुर के कई विधानसभाओं से गुजरेगी। लगातार चर्चा में बनी हुई है अखिलेश यादव की ये यात्रा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और आज दूसरा दिन है इस विजय रथ यात्रा का। तो विजय रथ यात्रा का हम जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव को आप देख भी पा रहे हैं, आज दूसरा दिन है। विजय रथ यात्रा के जरिए कोशिश ये हो रही है कि मतदाताओं को रिझाया जाए, लुभाया जाए। हर तरह से ये कोशिश करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं लगातार नजर आ रहे हैं। का कार्य पूरे देश के अंदर कराया गया। हर एक तीर्थ स्थल का पावन जल और हर एक गांव और जनपद की मिट्टी लेकर के उसे एक अभियान के रूप में ले जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि में स्थापित करना और वहां पर उनका भव्य स्मारक बनना आज अपने आप में राष्ट्रीय एकता का एक महान तीर्थ बन गया है। एक तरफ हमारे सामने लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का विराट व्यक्तित्व है, जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य उस कालखंड में किया था जब भारत को तोड़ने की तमाम साजिशें चल रही थी। भाइयों बहनों, उस कालखंड में न केवल भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने में अपनी उस समय के विराट व्यक्तित्व का परिचय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। अपनी दूरदर्शिता से, अपनी सूझबूझ से, अपने उस विराट व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उस कार्य को, एक गुरु कार्य को बड़ी सहजता के साथ संपन्न करने में योगदान दिया। तो स्वतंत्र भारत में कैसा होना चाहिए, भारत के मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना का वह कार्य, भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य लेकर किसी ने किया था। उस समय की सरकार और उस समय के प्रधानमंत्री के विरोध के बावजूद इस कार्य को अगर किसी ने उस समय संपन्न किया था तो नाम आता है लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। आज के इस अवसर पर जब कुछ विभाजनकारी ताकतें, जिन्हें भारत की एकता पसंद नहीं, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर वंशवाद को बढ़ावा देकर के राजनीतिक प्रदूषण को पैदा करने का कार्य किया था, आज वे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जैसे महान विराट व्यक्तित्व के स्वामी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तुलना जब एक राष्ट्र खलनायक, राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ करने का प्रयास करते हैं, हम सबको इसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति लोगों की सोच क्या हो गई है। राष्ट्र नायक की तुलना एक खलनायक से करना, ये राष्ट्र